हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। आई एम शिवराज पाटीदार। हम इस प्लेटफॉर्म पर पीईबी सब इंजीनियर का जो 9 दिसंबर 2020 को पेपर हुआ है उसमें मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर दैट इज फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालाइज कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 तक सोल्व कर चुके हैं। कहां से? क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 तक हम सोल्व कर चुके हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम आज एनालाइज करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दी जाए कि यदि आप इन पेपर्स की पीडीएफ फाइल्स, लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट, एग्जाम अपडेट्स या आपके कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरीज हो तो वो भी आप पूछ सकते हो। और ये सारी सुविधाएं आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी और वो क्या है? आपका नेविगेट इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम चैनल। तो आप नेविगेट इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यह है आपके लिए कि सीपीएम सब्जेक्ट दैट इज कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट, जो आप गेट दे लीजिए या यूपीएससी या आपका अदर स्टेट्स एई जैसे कि आपका एमपीपीएससी एई या अदर स्टेट्स एई आती हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट पूछा जाता है। यह आपका सिविल एज वेल एज मैकेनिकल ब्रांच, दोनों ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मींस सिविल एज वेल एज मैकेनिकल ब्रांच, दोनों ब्रांच के लिए सीपीएम दैट इज कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट स्कोरिंग और एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो यही सब्जेक्ट आपका ऑन स्क्रीन होगा इसी यूट्यूब चैनल पर, नेविगेट इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 आपसे पूछा गया था कि टेलीज आर प्रोवाइडेड एट इंटरवल इन 20 मीटर एंड 30 मीटर चेन। जो आपकी 20 मीटर या फिर आपका कौन सा 30 मीटर चेन होता है, उसमें जो लिंक टेली प्रोवाइड करते हो आप, तो टेलीज कितने इंटरवल पर प्रोवाइड करते हो? तो कितने इंटरवल पर आप प्रोवाइड करते हो? एज 5 मीटर। किस पर? 5 मीटर के इंटरवल पर आप टेलीज प्रोवाइड करते हो। तो आंसर होगा आपका कि 5 मीटर के इंटरवल पर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लेसिंग। लेसिंग के टाइप कौन कौन से नहीं है? जैसे आपसे बोला है ऑप्शन में डबल लेसिंग, सिंगल लेसिंग, ट्रिपल लेसिंग या फिर आपका वेल्डिंग लेसिंग। तो लेसिंग देखिए आप, ये आपका एज अ कॉलम है, कोई स्टील कॉलम। इस स्टील कॉलम में आपने इस प्रकार से अगर कुछ इंक्लाइंड बार प्रोवाइड किए हैं, प्लेट्स प्रोवाइड किया है, तो वो कहलाती है आपकी लेसिंग। तो अगर आपने इस प्रकार से क्रॉस सेक्शन दिख रहा है आपको एज अ के शेप में, किस प्रकार से? के शेप में दिख रहा है, तो वो कहलाएगा आपका सिंगल लेसिंग। और इसी टाइप में यदि आपका किस प्रकार से है डबल के, कैसा है आपका? डबल के क्रॉस कर रहा है या फिर क्रॉस के फॉर्म में डबल के बोल सकते हो, या फिर आपका क्रॉस कर रहा है तो उसको आप बोलते हो डबल लेसिंग। तो ये हुआ आपका सिंगल लेसिंग सिस्टम, डबल लेसिंग सिस्टम। इनको जो कनेक्शन प्रोवाइड करते हो आप, यहां पर आप जब कनेक्शन प्रोवाइड करते हो तो किसके थ्रू करते हो आप? एज अ रिवेटिंग और बोल्टिंग, या फिर आप इनको वेल्डिंग भी कर सकते हो। तो वेल्डिंग किया तो वो कौन सा कहलाएगा आपका? वेल्डेड लेसिंग। जैसे आपने इस प्लेट को यहां पर इस प्रकार से कुछ वेल्डिंग प्रोवाइड किया है, तो ये कौन सी कहलाएगी? आपकी वेल्डिंग लेसिंग। मतलब सिंगल लेसिंग भी होती है आपकी, डबल लेसिंग भी होता है और वेल्डेड लेसिंग भी होता है, ट्रिपल टाइप का लेसिंग नहीं होता है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आंसर होगा आपका कि ट्रिपल लेसिंग का टाइप नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 53, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टनल क्रॉस सेक्शन।
अब दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा कि आप बताइए कि इसमें से टनल का क्रॉस सेक्शन कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए था जैसे आपका कि ए टाइप का सेक्शन, डी सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन या हॉर्स शू सेक्शन। तो ए सेक्शन ये इस प्रकार से मतलब आपसे पूछा है, तो इस टाइप का आपका टनल होता नहीं है। डी टाइप का मतलब ये कुछ इस प्रकार से डी जैसा स्ट्रक्चर, डी थोड़ा आपका ये डी टाइप का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है आपका सर्कुलर, मतलब इस प्रकार से सर्कुलर शेप में। और नेक्स्ट थर्ड आपका से ऑप्शन क्या था, हॉर्स शू टाइप का। तो हॉर्स शू मीन्स घोड़े के पांव जैसा, तो कुछ इस प्रकार से घोड़े के पांव जैसा यदि आपका स्ट्रक्चर हुआ तो उसको पढ़ोगे आप हॉर्स शू स्ट्रक्चर। तो ये तीनों प्रकार के सेक्शन आपके टनल में प्रोवाइड करते हो, सर्कुलर, हॉर्स शू टाइप और आपका डी सेक्शन। बट ये ए टाइप का प्रोवाइड नहीं करते हो, तो कौन सा होगा आपका ए सेक्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फाउंडेशन। फिर आपसे पूछा है क्या कि फाउंडेशन का टाइप कौन सा नहीं है, इनमें से आप बताइए। ये मोस्टली मुझे लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने इनको गलत किया होगा। क्या पूछा है आपसे, जैसे कि पियर, और नेक्स्ट ऑप्शन था आपका पाइल, आर्च, और एक ऑप्शन था आपका ग्रिलेज। तो इन दो में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। पाइल फाउंडेशन पाइल के फॉर्म में, ये आपका एज अ सर्कुलर सिलेंड्रिकल जो शेप रहता है, स्क्वायर शेप में जो आपकी पाइल्स या रोड होती हैं, उनके थ्रू आपने फाउंडेशन प्रोवाइड किया है, पाइल फाउंडेशन, ग्रिलेज फाउंडेशन। तो ये दोनों फाउंडेशन तो आपने पढ़े हैं। पियर और आर्च में आप कंफ्यूज हो गए क्योंकि आप आर्च स्ट्रक्चर समझ चुके हो और पियर आपका वो। पियर जनरली क्या होता है आपका, फाउंडेशन के ऊपर जो आपका कॉलम रहता है, जो ब्रिज का कॉलम रहता है, किसका, ब्रिज का कॉलम, या जो फ्लाईओवर ब्रिज देखे होंगे आपने जनरली ब्रिज, उन ब्रिज के जो कॉलम होते हैं उनको पढ़ता हूं मैं एज अ पियर। क्या बोल सकते हो आप, एज अ ब्रिज कॉलम। तो ये तो कॉलम हुआ आपका, ओके, यह कॉलम हुआ आपका, या कॉलम का टाइप हुआ, कंप्रेशन मेंबर का टाइप हुआ, फाउंडेशन का नहीं है, क्योंकि फाउंडेशन के ऊपर आपका जो कॉलम आता है उसको पढ़ता हूं मैं पियर। तो आर्च क्या होगा, तो फिर आर्च भी नहीं होगा। बट आर्च आपका फाउंडेशन होता है, और वो कहां प्रोवाइड करता हूं, आर्च फाउंडेशंस आर प्रोवाइडेड इन द प्लेसेस वेयर सॉइल बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज वेरी पुअर। जहां पर सॉइल की क्या हो, सॉइल बियरिंग या SBC कैपेसिटी क्या हो आपकी, बहुत पुअर हो, और लोड ऑफ स्ट्रक्चर इज थ्रू वॉल। किसके थ्रू आपको लोड ट्रांसफर करना हो, वॉल के थ्रू, तो वहां पर आप प्रोवाइड करते हो एज अ आर्च फाउंडेशन। तो यहां पर इसमें लिख सकते हो ये किसके लिए है, वॉल फाउंडेशन। ओके, तो ये तीनों आपके क्या है सर, फाउंडेशन के टाइप है। तो ओके, तो कौन सा नहीं हुआ आपका आंसर कि पियर फाउंडेशन का टाइप नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, आपको डायग्राम दिख रहा होगा स्क्रीन पर। डायग्राम क्या है आपका, कुछ फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है कि आपका जो डिस्चार्ज या वाटर सप्लाई सिस्टम है, तो वाटर सप्लाई सिस्टम का किसी कॉलोनीज या टाउन या सिटी का आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एक डायग्राम दिया है, और आपसे पूछा है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब रेडियल, ब्लॉक, डेड एंड सिस्टम या फिर आपका ग्रिड आयरन सिस्टम। तो क्या बता रहा है आपको, उसमें हर जगह आपके जो पॉइंट हैं वो एंड दिख रहे हैं आपको। कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर है, यहां पर एंड हो गया, ये यहां पर एंड हो गया, कुछ इस प्रकार से। तो हर जगह एंड मतलब जहां पर आपको जरूरत पड़ी, यहां पर कॉलोनी डेवलप हुई आपका, अभी जैसे खाली जगह थी, अगर यहां पर कॉलोनी डेवलप हुई तो यहां से आपने पाइप सिस्टम डेवलप किया और यहां पर फिर इनको वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट किया। इसके आगे नहीं है तो यहां पर एंड कर दिया, इसके आगे कॉलोनी नहीं है, यहां पर एंड, फिर अगर आगे होता है तो फिर आपने यहां से कुछ इस प्रकार से डेवलप कर दिया। तो ये कहलाता है आपका डेड एंड सिस्टम, मतलब जहां पर जरूरत हो वहां पर आपने प्रोवाइड कर दिया और जहां पर खत्म हो रहा है वहां पर एंड कर दिया है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि
यहां से आप दूसरा किसी को प्रोवाइड कर दिया आगे। ओके, इसको बोलते हो आप एज अ डेड एंड सिस्टम। तो किसका ग्राफ है या किसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है आपका? डेड एंड सिस्टम का। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको किसमें नेक्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हम एनालाइज करेंगे उसमें भी पूछा गया है कि इस प्रकार से आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दिया था और आपसे पूछा था कि वो किसका एग्जांपल है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 कि द ब्रिटिश टॉयलेट एसोसिएशन रिकमेंड्स द फॉलोइंग रेशियो ऑफ प्रोविजन इन बिल्डिंग्स, नंबर ऑफ मेल क्यूबिकल्स प्लस नंबर ऑफ मेल यूरिनल्स इनटू डैश इज इक्वल टू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फीमेल क्यूबिकल्स। मतलब फीमेल क्यूबिकल्स अगर आपको रिक्वायर्ड है तो उसको किस प्रकार से आप कैलकुलेट करोगे, इसके लिए फार्मूला दिया है। जनरली जैसे आपका जो ब्रिटिश टॉयलेट एसोसिएशन है तो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड या वाटर सप्लाई सिस्टम से है आपका। तो कितना होगा आपका 2 फैक्टर। कितना फैक्टर आता है? जो मेल्स के क्यूबिकल्स हैं, मेल क्यूबिकल्स, उसमें यदि आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? मेल क्यूबिकल्स प्लस मेल यूरिनल्स इंटू 2 करते हैं तो आपको रिक्वायर्ड फीमेल क्यूबिकल्स मिल जाते हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 57 क्या पूछा है कि सप्लाई ऑफ रेन वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग सरफेस यूजिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज गिवन बाय द फार्मूला। कौन सा फार्मूला दिया है? एस इज इक्वल टू आर इंटू ए इंटू सी आर। तो इसमें आपसे टर्म्स पूछ लिया है कि आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और आपका सी आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या है आपका रेनफॉल कोफिशिएंट या रन ऑफ कोफिशिएंट। ये कौन सा? सी आर आपका रन ऑफ कोफिशिएंट, ये है आपका कैचमेंट एरिया और आर है आपका मीन रेनफॉल इंटेंसिटी। तो क्या होगा आपका? आर इज इक्वल टू मीन एनुअल रेनफॉल। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? मीन रेनफॉल। किस में आएगा आपका? mm पर आवर, mm पर ईयर। मीन एनुअल रेनफॉल। ओके, क्या हो जाएगा आपका? एनुअल। टोटल क्या निकालना आपको? सरफेस रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कितना पूरा सरफेस पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग हुआ होगा मींस एस। तो कितना हुआ होगा? मीन एनुअल रेनफॉल कितना हुआ? mm पर ईयर में। और ए आपका है कैचमेंट, कितने सरफेस से आया है आपका, इसको बोल सकते हो आप सरफेस या फिर कैचमेंट एरिया। उस एरिया में कहां से पानी आया है तो मींस कैचमेंट एरिया। दूर से दूर कितनी दूर का पानी उसमें आता है वो कहलाता है आपका कैचमेंट एरिया उस क्रॉस सेक्शन में। देन सी आर क्या है आपका? रन ऑफ कोएफिशिएंट। ओके, ये टर्म्स होती हैं। तो ये ऑप्शन आपका डी सही होता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या पूछा है आपसे कि बेस्ड ऑन द प्राइमरी लोड द कनेक्शन इज एक्सपेक्टेड टू कैरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप। मतलब क्या पूछा है आपसे कि आपका जो कनेक्शंस होता है प्राइमरी लोड का तो वो कौन सा लोड कैरी नहीं करता है। ओके, जैसे ऑप्शन क्या दिए हैं आपको? एक्सियल, मूवमेंट, शियर एंड फ्लेक्सर। एक्सियल, शियर, मूवमेंट एंड फ्लेक्सर। फ्लेक्सर मींस एज अ बेंडिंग। तो जो कनेक्शंस प्रोवाइड करते हो आप, क्या जैसे आपने वेल्डिंग प्रोवाइड किया है या फिर आपने रिवेटिंग या बोल्टेड कनेक्शंस प्रोवाइड किया है, ये जैसे आपका कोई स्ट्रक्चर है। ओके, यह आपने यहां पर बोल्टिंग प्रोवाइड कर दिया, ये आपका लोड P है। ओके, तो अब इसमें देखिए आप, इसमें क्या जनरेट हो सकता है आपका? मूवमेंट। आपने पढ़ा भी है इसके लिए इनडायरेक्ट कनेक्शंस E। तो क्या हो सकता है? मूवमेंट E। तो मतलब मूवमेंट कैरी करता है। शियर और एक्सियल तो आपने डिजाइन किए ही हैं, जैसे कि आपका ये प्लेट है, इस प्लेट के लिए यदि आपने क्या प्रोवाइड किया एज अ
कनेक्शन प्रोवाइड किया है। ये बोल्टेड कनेक्शन या फिर आपका रिवेटिंग कनेक्शन है, या आप वेल्डिंग भी कर सकते हो। ये लोडिंग आपका पी फोर्स, इस पर एक्सियल फोर्स लग रहा है, तो यहां पर एक्सियल स्ट्रेसेस तो डेवलप हो ही रहे होंगे यहां पर एक्सियल, और ये क्या है आपका इस सेक्शंस पर आपका यहां पर शियर डेवलप हो रहा है, तो शियर को भी रजिस्ट कर रहा है ये बोल्ट। अगर इस प्रकार से खींच रहे हो आप तो ये प्लेट अलग नहीं हो रही है, अगर अलग हो जाए या कट जाए तो आप क्या बोलोगे, शियर में फेल हो गया है, मतलब शियर को रजिस्ट कर रही है। अगर ये बोल्ट नहीं होता तो ये प्लेट आपकी इजीली इस प्रकार से आप स्लाइड कर सकते थे, बट नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि शियर को रजिस्ट कर रही है, कटने नहीं दे रही है, तो मीन्स शियर को भी रजिस्ट कर रही है। तो तीनों होते हैं आपके, तो कौन सा नहीं हुआ? फ्लेक्सर में आप डिज़ाइन नहीं करते हो। अब जैसे कि आपने ये बेंडिंग या फिर यहाँ पर बेंडिंग प्रोवाइड कर दिया है कि इस स्ट्रक्चर पर, तो वो रजिस्ट नहीं कर पाएगा। कौन? कनेक्शंस, जनरली आप उसको कंसीडर नहीं करते हो। बोला है उसने प्राइमरी लोड में, तो प्राइमरी लोड में किसको कंसीडर नहीं कर रहा हूं मैं? फ्लेक्सर को। तो आंसर हुआ आपका कि फ्लेक्सर आपका प्राइमरी लोड में कनेक्शंस कैरी नहीं करता है। देन क्वेश्चन नंबर 59, पेविंग ब्रिक्स। पेविंग ब्रिक मतलब आपका जो पेवमेंट रोड बनाते हो, आप फर्निशिंग करते हो, तो फर्निशिंग में पेविंग ब्रिक्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ब्रिक्स कंटेनिंग हायर परसेंटेज ऑफ। हायर परसेंटेज किसका होता है? आयरन, लाइम, सिलिका या फिर अलुमिना। तो पेविंग ब्रिक में आपको क्या चाहिए? उसकी स्ट्रेंथ, क्योंकि स्ट्रेंथ होगा उसके ऊपर व्हीकल मूव करेंगे, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ आपको कौन देगा? आयरन। कौन देगा आपको? Fe या फिर आयरन। तो पेविंग ब्रिक्स या जो आपकी फर्निशिंग के लिए ब्रिक बनाता हूं, उसमें आपका मेजर कंटेंट किसका होता है? आयरन या फिर Fe। तो आंसर होगा आपका आयरन। किसके लिए? उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, पेविंग ब्रिक की। देन क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज नॉट ऑफ वे ऑफ क्लासिफाइंग मोटार। मोटार को क्लासिफाई करने का इसमें से कौन सा तरीका नहीं है? मतलब 3 होंगे और 1 नहीं होगा, तो देख लेते हैं कौन कौन सा। जैसे आपका स्ट्रेंथ, बल्क डेंसिटी, बाइंडिंग मटेरियल, नेचर ऑफ एप्लीकेशन। तो देखिए आप, नेचर ऑफ एप्लीकेशन, नेचर ऑफ एप्लीकेशन मतलब कहां पर यूज करो, तो उसके हिसाब से मोटार को नाम दे देते हो आप। जैसे मैंने क्या नाम दे दिया, अगर ब्रिक ले कर रहा हूं, ब्रिक की लेयर बिछा रहा हूं, ब्रिक कनेक्शंस कर रहा हूं, या मींस वाल बना रहे हो आप, तो उसको क्या बोल दिया आपने? ब्रिक लेइंग मोटार। कि वो मोटार किसके लिए था आपका? ब्रिक लेइंग, मतलब ब्रिक की लेयर बिछाने के लिए, तो ब्रिक लेइंग मोटार, ब्रिक लेइंग मोटार। उसी प्रकार आपने फिनिशिंग किया है उस मोटार से, प्लास्टरिंग वगैरह किया है, तो वो क्या कहलाएगा आपका? फिनिशिंग मोटार या प्लास्टरिंग मोटार, फिनिशिंग मोटार। तो इसके हिसाब से तो आपका होता है तरीका, मतलब क्लासीफाई का। दूसरा है बाइंडिंग मटेरियल। तीसरा नेचर क्या उसने बोला है ऑप्शन ने, नेक्स्ट क्या बोला है? बाइंडिंग के भी हिसाब से करता हूं क्या मैं? करते हो या नहीं करते हो? करता हूं। कौन सा बाइंडिंग मटेरियल? बाइंडिंग मतलब अगर मैंने मोटार में बाइंडिंग मटेरियल कौन सा लिया है? सीमेंट, तो उसको मैं पढ़ता हूं सीमेंट मोटार, राइट। अगर मैंने उसमें लाइम लिया है बाइंडिंग के लिए, तो वो कहलाता है मेरा लाइम मोटार, राइट। और अगर मैंने मटेरियल कौन सा लिया है सुर्खी बाइंडिंग के लिए, तो वो कहलाएगा सुर्खी मोटार, राइट। नेक्स्ट था आपका क्या ऑप्शन? बल्क डेंसिटी के हिसाब से। नेक्स्ट क्या है आपका? बल्क डेंसिटी के हिसाब से मैं क्या उसको क्लासिफाई करता हूं? किसको? मोटार को। तो इसके हिसाब से देख लेते हैं, करते हो आप कौन सा? लाइट वेट मोटार और हेवी वेट मोटार। हेवी वेट या फिर जो जनरली आपका मोटार होता है, लाइट वेट मोटार और हेवी वेट मोटार। लाइट वेट का जैसे आपका कितना होता है? 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब उसकी डेंसिटी होती है, और इसकी आपकी क्या होती है? ग्रेटर देन 15 किलो न्यूटन, जैसे कि अप्रोक्स 20 किलो न्यूटन या 18 किलो न्यूटन के आसपास होती है। ओके, तो हैवी वेट आपका कौन सा हुआ? 15 किलो न्यूटन मीटर क्यूब, मतलब इससे ज़्यादा हो, और लाइट वेट इसके आसपास या इससे थोड़ी कम हो, 15 से। तो इस प्रकार से आपने नेचर के हिसाब से भी मोटार को क्लासिफाई कर दिया। बाइंडिंग और बल्क मतलब किसके द्वारा नहीं करते हो आप? स्ट्रेंथ के हिसाब से क्लासिफाई नहीं करता हूं मैं मोटार को। तो कौन सा आंसर होगा आपका?
स्ट्रेंथ। तो इस प्रकार से भी आंसर दिए जाते हैं। किस प्रकार से? आपको गलत पता नहीं था कि गलत कौन हो सकता है, तो पहले क्या पता कर लिया आपने कि सही कौन सा हो सकता है, राइट, कि सही कौन कौन से हो सकते हैं। तो सही है तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि गलत कौन सा हुआ उसमें से। ओके, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। अ नॉन सर्कुलर curve of varying radius introduced between a straight and a circular curve for the purpose of giving easy changes of direction of a route is called। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बेस्ड क्वेश्चन आपका ट्रांसपोर्टेशन का है। इससे बेस्ड क्वेश्चन मतलब इसी ट्रांजिशन कर्व से बेस्ड आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो आपके एग्जाम हुए हैं उनमें भी पूछे गए हैं, तो हमने सॉल्व भी किए हैं यूट्यूब पर, आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर के जो वीडियोस हमने एनालाइज करके डाले हैं। तो क्या पूछा है आपसे कि ऐसा कर्व नॉन सर्कुलर कर्व, मतलब कौन सा आपका वो सर्कुलर कर्व नहीं है, वेरिंग रेडियस, जिसकी रेडियस क्या हो रही है आपकी, वेरिंग हो रही है, मतलब वेरी करते जा रही है आपकी रेडियस उसकी, मतलब हर पॉइंट पर उसकी रेडियस क्या हो रही है आपकी, ऐसा कर्व जिसकी रेडियस हर पॉइंट पर आपकी चेंज हो रही है, उसको कौन सा कर्व पढ़ते थे आप? ये होता है आपका सर्कुलर कर्व। और जनरली कहां पर दिया है हमने इसको, हॉरिजॉन्टल कर्व या हॉरिजॉन्टल कर्व जहां आता है वहां पर मैं इन कर्व्स को डिजाइन करता हूं। तो कौन सा ये सर्कुलर कर्व है आपका, सर्कुलर कर्व है। तो इस सर्कुलर कर्व को और स्ट्रेट लाइन के बीच में जो आपका एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को धीरे धीरे स्लोली इंट्रोड्यूस करवाने के लिए मैंने जो कर्व प्रोवाइड किया होगा, जिसकी रेडियस क्या होगी आपकी, जिसकी रेडियस, जैसे कि अगर आपसे स्ट्रेट लाइन की रेडियस पूछा जाए तो कितनी होती है, इनफाइनाइट। स्ट्रेट लाइन की रेडियस क्या होती है, इनफाइनाइट। जब हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तब देखेंगे ये भी होती कैसे है। अभी आप इतना देख लीजिए कि आर कितना होता है स्ट्रेट लाइन का, इनफाइनाइट, मतलब यहां से ये कर्व जो स्टार्ट हुआ होगा तो इसकी रेडियस कितना हुई, इनफाइनाइट। धीरे 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 बढ़ते हुए ये क्या हुआ, ये आपका एज अ सर्कुलर कर्व है। तो इस सर्कुलर कर्व की रेडियस कितनी है, मान लिया आपका कितना है, R1। तो ये जो आपका R इनफाइनाइट है, R इनफाइनाइट, ये धीरे धीरे कितना किसके बराबर हो जाएगा, R1। सिमिलरली यहां पर भी आपका क्या होगा, सिमिलरली अब ये सर्कुलर कर्व कंप्लीट हुआ है, मतलब आपका जो कर्व का पोजीशन था वो आपका डायरेक्शन चेंज कर चुके हो, तो अब आपको वापस क्या इंट्रोड्यूस करोगे, ट्रांजिशन कर्व। मतलब यहां पर आपकी रेडियस कितनी रही होगी, R1। धीरे 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 आपका ये स्ट्रेट रोड आ जाएगा, तो स्ट्रेट रोड पर आपकी जहां पर रेडियस कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो क्या होना है आपका, इनफाइनाइट से एक सर्कुलर कर्व की रेडियस को गेन करना है, सर्कुलर कर्व से वापस इनफाइनाइट पर जाना। तो जो कर्व होता है जो पॉइंट टू पॉइंट आपकी रेडियस चेंज करता है उसको मैं पढ़ता हूं एज अ ट्रांजिशन कर्व। कौन सा कर्व हुआ आपका, ट्रांजिशन कर्व। ओके, तो आंसर होगा आपका ट्रांजिशन कर्व। देन क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 आपसे है, अ शूट ब्लॉक्स एज अ डिवाइस इज यूज्ड इन अ स्पिलवे फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। किसके लिए मैं शूट स्पिलवे यूज करता हूं, तो किसके लिए यूज, पहले होता क्या है आपका, वो होपर टाइप का बॉटम होपर टाइप का सेक्शन होता है। तो इसी शूट को स्पिलवे को आप क्या पढ़ सकते हो, ये चैनल है आपका, कुछ नहीं है, क्या है आपका चैनल है, उसको आप पढ़ते हो होपर, होपर सेक्शन। होपर सेक्शन मींस दैट आपका जो सिलेंड्रिकल पाइप देखा होगा आपने, उसको हाफ कर दीजिए ऐसा, ये सर्कुलर पाइप है, इसको यदि आपने ये कट कर दिया तो ये आपका ऐसा शूट या फिर हॉपर बन जाता है। तो ये किसके लिए डिजाइन करता हूं मैं, चैनल के डिजाइन के लिए, या आपका क्या है, उस स्पिलवे से पानी डिस्चार्ज करने के लिए है। एक सपोर्टिंग डिवाइस है, क्या है आपका, ये एक सपोर्टिंग डिवाइस है कि आगे आपको चैनल से पानी ले जाना है। मतलब क्या हुआ, ये ना तो एनर्जी इंक्रीज करता है, न लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप इंक्रीज करता है, ये क्या करता है, एज एन ऑक्सिलरी डिवाइस है। ये आपका क्या है, ऑक्सिलरी डिवाइस, या एक सहायक बोल सकते हो। ऑक्सिलरी मतलब सहायक, कि जो पानी को आगे ले जाता है, पानी को आगे ले जाता है इस चैनल से
आगे ले जाने के लिए आपने जो शूट स्पिलवे प्रोवाइड किया होगा इसी को बोलते हो आप। तो शूट स्पिलवे क्या है आपका? एज अ ऑक्सिलरी डिवाइस इस प्रकार का कुछ क्रॉस सेक्शन दिखता है। ओके, तो ये होता है आपका ऑक्सिलरी डिवाइस शूट स्पिलवे। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 63, परमिसिबल स्ट्रेसेस इन न्यूटन पर स्क्वायर mm थ्रू द थ्रोट ऑफ अ बट वेल्ड शुड नॉट एक्सीड। आपका यदि बट वेल्ड है तो उसमें एक्सियल स्ट्रेसेस कितने होते हैं? कितने होते हैं एक्सियल स्ट्रेसेस अकॉर्डिंग टू IS कोड? एक्सियल स्ट्रेसेस किसके लिए? बट वेल्ड के लिए कितने रिकमेंड किए हैं आपको? 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। किसके लिए? बट वेल्ड। ओके, उसी प्रकार यदि आपका फिलेट वेल्ड पूछ लिया जाए तो ये वैल्यू हो जाती है आपकी 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बट अभी आपसे बट वेल्ड पूछा है तो आंसर होगा आपका 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देन क्वेश्चन नंबर 64, डायमेंशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी की आप या जो डेंसिटी इंडेक्स रहता है आपका उसकी यूनिट क्या होती है? तो सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा है आपने, क्या पढ़ा है? रिलेटिव डेंसिटी होती क्या है? रिलेटिव डेंसिटी रिप्रेजेंट एज अ RD। क्या होती है आपकी? मैक्सिमम वॉइड रेशियो माइनस नेचुरल वॉइड रेशियो अपॉन मैक्सिमम वॉइड रेशियो माइनस मिनिमम वॉइड रेशियो। यही कुछ रेशियो होता था आपका। क्या होता है? मैक्सिमम वॉइड रेशियो माइनस नेचुरल वॉइड रेशियो अपॉन मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो ना तो वॉइड रेशियो की कुछ यूनिट होती हैं, अगर होती भी आपका तो दोनों रेशियो के टर्म्स में है तो ये आपका यूनिट लेस होता। वैसे वॉइड रेशियो की भी आपकी यूनिट नहीं होती है। तो ये क्या होगा? डायमेंशन लेस या नो डायमेंशन। क्या लिखोगे आप? इसमें जैसे आपका क्या सभी जगह किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम एंड न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया है। तो इसकी डायमेंशंस क्या हुई आपकी? डायमेंशन लेस या नो डायमेंशन। तो ऑप्शन क्या होगा फिर आपका? नन ऑफ दिस। इसमें से कोई सा नहीं है क्योंकि डायमेंशन लेस तो दिया ही नहीं उसने, तो नो डायमेंशन। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65। क्वेश्चन नंबर जो आपका 65 है वो आपसे क्या पूछा गया है? ऑक्सीडेशन पॉन्ड शुड हैव अ डेप्थ बिटवीन। किसके बीच में ऑक्सीडेशन पॉन्ड की डेप्थ होती है? तो अकॉर्डिंग टू आपका इन्वायरमेंटल के जो स्टैंडर्ड हैं, मैनुअल से हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कितना रिकमेंड किया है? 1 से लेकर 1 मीटर से लेकर 1.8 मीटर तक आपका ऑक्सीडेशन जो पॉन्ड होता है उसकी डेप्थ आप ले सकते हो। किसने रिकमेंड किया है? इन्वायरमेंट के स्टैंडर्ड मैनुअल्स ने। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 66, द अमाउंट ऑफ मनी whose annual interest at the highest prevailing rate of interest will be equal to the net income from the property is called as the value of property। यदि आपने क्या बोला है कि यदि धन की राशि जिसके वार्षिक ब्याज की उच्चतम क्या हो? प्रबलित दर शुद्ध आय के बराबर हो तो उसे मैं क्या बोलता हूं? ये डायरेक्ट आपसे डेफिनेशन पूछा है। तो क्या है आपका QSC का क्वेश्चन? आपका QSC का क्वेश्चन है आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू। आंसर क्या हुआ आपका? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ओके, ये नेक्स्ट जैसे आपके इसमें लिखा था अप्रेस्ड वैल्यू, या इसी को मैं पढ़ता हूं निरूपित वैल्यू, अप्रेस्ड वैल्यू या फिर आपका निरूपित वैल्यू, या इसी को मैं मोर्टगेज वैल्यू। तो इसको क्या पढ़ते हो? अगर आपका एक वैल्यूअर आता है जो क्वालिफाइड वैल्यूअर, क्वालिफाइड मतलब जिसके पास डिग्री हो या जो उसमें स्किल्ड हो, किसको? वैल्यूएशंस में, तो वो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बताए कि हाँ इस प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी रहेगी, तो उसको आप क्या बोलते हो? अप्रेस्ड वैल्यू। बट आपसे पूछा था कि क्या है? एनुअल हाईएस्ट प्रिवेलिंग रेट रहे आपका, तो उस वैल्यू को मैं क्या बोलता हूं? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। देन क्वेश्चन नंबर 67, which one of the following methods of population forecasting consider population densities for calculating future population। पॉपुलेशन डेंसिटीज को मैं कौन सी मेथड में कंसीडर करता हूं, ये आपसे पूछा है। लॉजिस्टिक कर्व मेथड में, मास्टर प्लान और जोनिंग मेथड में, एरिथमेटिक मीन मेथड या रेशियो मेथड में। तो मैं पॉपुलेशन जो डेंसिटी होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब
आपका 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशंस आती हैं, उनको पढ़ते हो आप एज अ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशंस। तो इसको मैं किस में कंसिडर करता हूं, मास्टर प्लान में, या आपका जो जोनिथ मेथड है, जोनिंग मेथड है उसमें कंसिडर करता हूं। तो ऑप्शन होगा आपका बी। देन क्वेश्चन नंबर 68 क्या पूछा था आपसे कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन मीन्स खुदाई की या अन्वेषण की या इन्वेस्टिगेशंस की कौन सी मेथड नहीं है, तो कौन सी होगी, तो प्रोबिंग मेथड आपका एक्सप्लोरेशन या एक्सकेवेशंस की मेथड है। तो एक्सप्लोरेशंस की मेथड कौन सी हुई, प्रोबिंग। बोरिंग मेथड तो आपने पढ़ाई है, जैसे ओगर बोरिंग, वाश बोरिंग, परक्यूजन बोरिंग, तो बोरिंग भी होता है। सब सरफेस साउंडिंग भी होता है आपका, सब सरफेस साउंडिंग भी होता है आपका। अगर आपको पानी के अंदर या फिर किसी के अंदर आपको साउंडिंग के थ्रू, वाइब्रेशंस के थ्रू आप क्या करते हो, उसकी कैपेसिटी निकालते हो, उसका सॉइल को इन्वेस्टिगेट करते हो, तो वो कहलाती है आपकी सरफेस साउंडिंग। पेनिट्रेशन टेस्ट नहीं होता है। पेनिट्रेशन टेस्ट आप किसके लिए करते हो, फाउंडेशंस का या बिल्डिंग का आपका सेटलमेंट फाइंड आउट करने के लिए, उसकी बियरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए आप पेनिट्रेशन टेस्ट करते हो। तो कौन सा पेनिट्रेशन टेस्ट आपका एग्जाम्पल नहीं है या मेथड नहीं है किसकी, सॉइल एक्सप्लोरेशन की। तो आंसर होगा आपका पेनिट्रेशन टेस्ट। देन क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 आपसे पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बॉन्ड इन ब्रिक मेसोनरी। ब्रिक मेसोनरी का कौन सा बॉन्ड नहीं है, मतलब कोई से 3 होंगे, जैसे कि हेडर बॉन्ड। तो हेडर बॉन्ड पता है आपको, हेडर बॉन्ड क्या होता है, आपका हेड दिखे आपको, ये हेड मतलब जो आपको विड्थ वाली डायमेंशन है वो दिखे, तो उसको पढ़ता हूं मैं एज अ हेडर बॉन्ड। क्या पढ़ा आपने इसको, हेडर। स्ट्रेचर बॉन्ड, तो स्ट्रेचर बॉन्ड क्या होता है आपका, अगर आपकी लेंथ दिखे, ब्रिक की वाल में क्या दिखे आपको, लेंथ वाइज इस प्रकार से, तो ये हुआ आपका स्ट्रेचर बॉन्ड। नेक्स्ट था आपका फ्लेमिश बॉन्ड। इन दोनों को मिक्स कर दो आप, फ्लेमिश स्ट्रेचर और हेडर को यदि आपने एक साथ कर दिया तो आपका बन जाएगा फ्लेमिश बॉन्ड। मतलब एक ही लेयर में या एक ही, इनको क्या बोलते हो आप, कोर्स। जैसे ये एक कोर्स है, एक लाइन को क्या बोलते हो आप, ब्रिक कोर्स, सेकंड ब्रिक कोर्स या ब्रिक की लेयर। तो फ्लेमिश बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका, यदि एक ही कोर्स में आपके अल्टरनेट आए, अल्टरनेट मतलब एक बार आपका लेंथ ऑफ ब्रिक, देन आपका हेडर, देन आपका ब्रिक लेंथ, तो इस प्रकार से जो आपका रहेगा इसको मैं पढ़ता हूं फ्लेमिश बॉन्ड। नेक्स्ट था आपका ग्रेटेड बॉन्ड। तो ग्रेटेड बॉन्ड आपका कुछ बॉन्ड नहीं होता है, ये ऐसे ही ऑप्शन बना दिया है, तो ये होता नहीं है। ओके, तो ग्रेटेड बॉन्ड आपका ब्रिक मेसोनरी में बॉन्ड नहीं होता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70, वेंचुरीमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर। तो ये तो सभी को पता होगा आपका कि वेंचुरीमीटर में किसके लिए यूज करता हूं, वेंचुरीमीटर किसके लिए, वेलोसिटी या डिस्चार्ज। पिटोट ट्यूब करता हूं मैं वेलोसिटी को मेजर करने के लिए। वेंचुरीमीटर, ओरिफिस मीटर किसके लिए मेजर करता हूं, किसके लिए यूज करता हूं मैं, रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए मैं वेंचुरीमीटर का यूज करता हूं। और वेंचुरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज A1 A2 अपॉन रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर रूट 2GH। ओके, तो ये वेंचुरीमीटर का कोफिशिएंट का डिस्चार्ज है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज बाय वेंचुरीमीटर। और कितना होता है जनरली, CD आपका 0.96 टू 0.98। तो ये आपको वेंचुरीमीटर किसके लिए यूज करता हूं, रेट ऑफ फ्लो के लिए। तो आंसर हुआ आपका 70 का रेट ऑफ फ्लो या रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो इन पाइप। देन क्वेश्चन नंबर 71, ऑल एक्सकेवेशन इन एरियाज हैविंग डेप्थ मोर देन दैट देन पीट एंड ट्रेंचेस शैल बी मेजर्ड। अगर आपको जो आपका डिग कर रहे हो, ट्रेंच कर रहे हो या गड्ढा खोद रहे हो, तो उसमें आप कितनी सेंटीमीटर डेप्थ से अगर ज्यादा होता है तो उस कैलकुलेशन में कंसीडर करते हो, उस एक्सकेवेशन को कंसीडर करते हो। ये पूछा है आपसे, कितनी डेप्थ से ज्यादा यदि आप एक्सकेवेशन करते हो तो उस डेप्थ का या उस वॉल्यूम को आप एस्टिमेशन में कंसीडर करते हो। तो कितना बोला है आपसे, 30 सेंटीमीटर। कितना है आपका कि डेप्थ ग्रेटर देन यदि आपका 30 सेंटीमीटर,
से ज़्यादा हो तो उसको आप एस्टिमेशन में कंसिडर करते हो। तो आंसर होगा आपका 30 सेंटीमीटर। देन क्वेश्चन नंबर 72, क्या पूछा था आपसे क्वेश्चन नंबर 72 कि द प्रॉपर्टी विच परमिट्स अ मटेरियल टू बी ड्रॉन आउट लॉन्गिट्यूडनली टू अ रिड्यूस सेक्शन इज कॉल्ड एज। आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से क्वेश्चन था कि ऐसी प्रॉपर्टी को मैं क्या बोलता हूं जो लॉन्गिट्यूडिनली आपका क्या हो जाए, स्ट्रेच हो जाए। या क्या बोला था आपसे, परमिट्स अ मटेरियल टू बी ड्रॉन आउट लॉन्गिट्यूडिनली टू रिड्यूस इट्स सेक्शन, कि लॉन्गिट्यूडिनली मैं उसको ड्रॉन करूं तो वो ड्रॉ हो जाए और उसका क्रॉस सेक्शन रिड्यूस होता जाए। तो उस प्रॉपर्टी को मैं क्या पढ़ता हूं, प्लास्टिसिटी, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी या इलास्टिसिटी। तो देखिए प्लास्टिसिटी क्या होता है, मटेरियल का जो आपका परमानेंट डिफॉर्मेशन हो, कि ऐसा मटेरियल जिसमें क्या हो जाए, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाए, उसको पढ़ते हो आप एज अ प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है, उसका उल्टा, कि यदि आप उसमें डिफॉर्मेशन दो और जैसे ही आपने लोडिंग हटाया तो वापस वो रिगेन कर ले अपने ओरिजिनल शेप को, उसको पढ़ दिया आपने इलास्टिसिटी। मेलिएबिलिटी क्या होता है कि यदि आप इस प्रकार से फोर्स लगाओ, उस प्रकार से उसको पीटो या उस प्रकार से उस पर लोड लगाओ कि वो चारों डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शंस में क्या हो जाए, डिफॉर्म हो जाए, उसको पढ़ते हो आप मेलिएबिलिटी। बट सिर्फ एक ही डायरेक्शंस में वो डिफॉर्म हो, एक ही डायरेक्शंस में क्या हो आपका डिफॉर्म हो, तो उसको पढ़ते हो आप एज अ डक्टिलिटी। तो प्रॉपर्टी कौन सी हुई आपका, डक्टिलिटी। और इसी प्रॉपर्टी के थ्रू आप क्या ड्रॉन करते हो, वायर, वायर ड्रॉन करते हो डक्टिलिटी के थ्रू, मतलब उस मटेरियल में क्या होगी आपकी डक्टिलिटी। और जो प्लेट होती हैं, प्लेट, स्टील प्लेट, उसको वो ड्रॉन कैसे होगी आपकी, मेलिएबिलिटी के कारण। और दोनों में डिफॉर्मेशन कौन सा हो रहा है आपका, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, मतलब परमानेंट हुआ है, अपने वायर को खींचा तो वैसा ही रह गया, मतलब क्या हुआ आपका, उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ। ओके, मतलब प्लास्टिसिटी था तभी उसमें वो वायर ड्रॉन हो पाया या आपका प्लेट बन पाई। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 73। क्या पूछा था क्वेश्चन नंबर 73 कि द रोड नेटवर्क ऑफ कनॉट प्लेस इन न्यू दिल्ली इज बेस्ड ऑन दी, कि जो कनॉट प्लेस है आपका कहां पर, न्यू दिल्ली में, वो किस पैटर्न पर बना हुआ है रोड नेटवर्क उसका। तो किस पर है, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, ब्लॉक पैटर्न, रेडियल एंड सर्कुलर पैटर्न या हेक्सागोनल पैटर्न। तो स्टार पैटर्न क्या होता है आपका, तो स्टार पैटर्न होता है आपका कुछ इस प्रकार से कॉलोनीज डेवलप हो आपके स्टार में, इस प्रकार से स्टार में कॉलोनीज डेवलप हो और आपके जो ब्लॉक्स हो किस प्रकार से, इस प्रकार से आपके कॉलोनी का कुछ इस प्रकार से शेप हो। तो स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न पढ़ते हो आप, इसको क्या पढ़ते हो, स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न या ग्रिड पैटर्न, सॉरी स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। ब्लॉक पैटर्न क्या हुआ, ये होता है आपका स्टार पैटर्न। ब्लॉक पैटर्न क्या हो जाएगा, यदि आपकी कॉलोनीज किस में हो, ब्लॉक में बनी हो, इस प्रकार से, ये नंबर ऑफ रोड, तो इसको पढ़ते हो आप ब्लॉक पैटर्न। कौन सा पढ़ दिया आपने इसको, ब्लॉक पैटर्न। नेक्स्ट था आपका जैसे हेक्सागोनल पैटर्न। तो हेक्सागोनल क्या होता है, यदि आपकी कॉलोनीज कुछ हेक्सागोन में हो, हेक्सागोन मीन्स दैट आपका षष्ठभुज, ये इस प्रकार से हेक्सागोन के शेप में हो, तो उसको पढ़ते हो आप ये इस प्रकार से हेक्सागोन के शेप में हो, तो उसको आप पढ़ते हो एज अ हेक्सागोनल पैटर्न। और नेक्स्ट था आपका रेडियल एंड सर्कुलर पैटर्न। इसी स्टार को आपने क्या कर दिया, रेडियल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मीन्स दैट इस फॉर्म में, ये आपका हुआ हेक्सागोन, हेक्सागोन पैटर्न। और यह जो आपका है कौन सा आपका, रेडियल एंड सर्कुलर पैटर्न। तो रेडियल एंड सर्कुलर पैटर्न क्या हुआ आपका, रेडियल के फॉर्म में जो ब्लॉक थे, आपकी स्ट्रेट लाइन थी, उसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, एज अ रेडियल पैटर्न में उसको ड्रॉ कर दिया। तो ये कहलाता है आपका रेडियल एंड सर्कुलर पैटर्न।
रेडियल एंड सर्कुलर पैटर्न। तो आंसर क्या होगा आपका, रेडियल और सर्कुलर पैटर्न में, रेडियल और सर्कुलर पैटर्न पर आपका कनॉट प्लेस, दिल्ली का जो कनॉट प्लेस है जगह, वो इस प्रकार से पैटर्न पर आपका बना हुआ है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ आर्टिफिशियल सीजनिंग। सीजनिंग की कौन सी मेथड नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल सीजनिंग भी करते हो, मॉइस्चर आपको जल्दी रिमूव करना है, जल्दी जल्दी रिमूव करना है, तो आप कौन सी इलेक्ट्रिकल सीजनिंग या केमिकल सीजनिंग करते हो, भट्टी के थ्रू करते हो, तो आपका किन सीजनिंग होता है, KILN। बट आपका ब्रश सीजनिंग नहीं होता है, तो आंसर होगा आपका ब्रश सीजनिंग। देन क्वेश्चन नंबर 75, द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम कंपेयर टू स्टील इज। जो एल्यूमिनियम की डेंसिटी है वो स्टील से किस प्रकार होती है, हाफ होती है, 1/4 होती है, डबल होती है, 1/3 होती है। तो जो स्टील की डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ स्टील पता ही होगा कितना होता है, 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसी प्रकार डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम कितना होता है आपका, लगभग 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। कितना होती है, 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आपसे बोला था कि ये कितना होती हैं। तो यदि आपको डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम निकालना हो किससे, तो ये लगभग आपका कितना है, 1/3 ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टील। मतलब इस 78 का आप अगर 3 से डिवाइड करोगे तो अप्रोक्स आपको कितना मिलेगा, 2700 के आसपास। मीन्स आपका क्या हुआ, 1/3 होती है स्टील की डेंसिटी के बराबर। ओके, तो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 75 का आपका 1/3 ऑफ स्टील डेंसिटी। देन क्वेश्चन नंबर 76, फॉर खरीफ सीजन द कैपेसिटी फैक्टर यूजुअली वेरीज फ्रॉम। जो कैपेसिटी फैक्टर होता है खरीफ सीजन में कितना वेरीज करता है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कैपेसिटी फैक्टर होता क्या है। कैपेसिटी फैक्टर मींस दैट CF इज इक्वल टू क्या होता है आपका, मीन सप्लाई ऑफ कैनाल टू फुल सप्लाई ऑफ कैनाल। क्या रहेगा आपका, फुल सप्लाई ऑफ कैनाल। मतलब एवरेज कितना सप्लाई हुआ उसमें, एक पूरे उसके क्रॉप पीरियड में एक एवरेज सप्लाई कितना डिस्चार्ज किया और मैक्सिमम कितना डिस्चार्ज उसमें जा सकता है, उसका रेशियो कहलाता है आपका कैपेसिटी फैक्टर। और खरीफ सीजन के लिए जनरली ये होता है, खरीफ सीजन के लिए जो कैपेसिटी फैक्टर है आपका CF कितना होता है, 0.9 to 0.98। तो आंसर को 95, 0.9 to 0.95। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 77, एज पर IAS 1892 1979 इनसाइड क्लियरेंस फॉर अ सोइल सैंपलर शुड बी। जो सोइल सैंपल होता है आपका उसके लिए क्लियरेंस कितना होता है। तो डायरेक्टली स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा है। और जो IAS आपका कोड है, IAS कोड 1892, ये किसके लिए है, IAS 1892। तो यह कोड किसके लिए है। हर बार आपसे PEB सब इंजीनियर में 1-2 क्वेश्चन से ज्यादा ही कोड पर बेस्ड आते ही आते हैं। ओके, तो इस बार भी आपसे पूछा गया था IAS 1892 किसके लिए है, ये सब सरफेस, कौन सा, सोइल सब सरफेस, सोइल सब सरफेस का यदि आपको क्या करना हो, इन्वेस्टिगेशन करना हो, तो उसके लिए कोड दिया गया है आपको IAS 1892 1979। कितना होता है आपका क्लियरेंस, 1 to 3%। कितना होता है क्लियरेंस, क्लियरेंस आपका कितना होता है, 1 to 3%। ओके, तो आंसर होगा आपका 1 से 3%। देन क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज नॉट अ टाइप ऑफ वेरिएशन इन डिमांड। डिमांड के लिए कौन सा वेरिएशन नहीं होता है? मंथली वेरिएशन, वीकली वेरिएशन, आवरली वेरिएशन, डेली वेरिएशन, कौन सा वेरिएशन इसमें नहीं होता है? तो आपने पढ़े हैं फार्मूलेज। कौन सा आपका सीजनल वेरिएशन होता है? यदि आपका मौसम परिवर्तन होता है, समर सीजन आता है, विंटर सीजन आता है, रेनी सीजन आता है, तो दोनों में, तीनों में आपका क्या होता है? अलग अलग सप्लाई सिस्टम वेरी करता है, डिमांड आपकी चेंज होती रहती है। उसी प्रकार डेली वेरिएशंस भी आता है। डेली वेरिएशंस मीन्स मंडे को आपको कम रिक्वायरमेंट होगी तो संडे को आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी पानी की, मतलब डे वाइज भी डिपेंड करता है, तो डेली वेरिएशंस। एक होता है आपका आवरली वेरिएशन, सुबह शाम आपको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगती है एज कंपेयर टू दिन के समय, क्योंकि दिन के समय सभी लोग जनरली बाहर रहते हैं, तो आपका आवरली वेरिएशन भी डिपेंड करता है। मंथली वेरिएशन नहीं होता है आपका। कौन सा नहीं होता है डिमांड में? मंथली वेरिएशन। ओके, आंसर होगा आपका 78 का, मंथली वेरिएशन इज नॉट अ टाइप ऑफ वेरिएशन इन डिमांड। देन क्वेश्चन नंबर 79, क्या पूछा था आपसे? 79 बिल्डिंग मटेरियल से था आपका, पेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, कि पेंट विच आर यूज्ड टू प्रिजर्व टिम्बर फ्रॉम व्हाइट एंड्स, जो सफेद चींटियां होती हैं उनसे टिम्बर को प्रिवेंट करने के लिए मैं किसका उपयोग करता हूं? ऑयल पेंट का, केमिकल सॉल्ट्स का, या सोलिग्नम पेंट्स का, या क्रियोसेट ऑयल का? तो किसका करता हूं मैं? सोलिग्नम पेंट्स का मैं उपयोग करता हूं। किसके लिए? चींटियों से, उसको टिम्बर को आपको सफेद चींटियों से बचाना है, तो उसके लिए आप यूज करते हैं सोलिग्नम पेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 80, चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ एवरी ब्रिक प्रोड्यूसिंग क्ले, जो क्ले प्रोड्यूस करते हो उसमें आपका ये इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जिसमें 20 से 30% कौन सा होता है? आपसे क्या पूछा है कि 20 से 30% कौन सा होता है? तो ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में ब्रिक के जो इनग्रेडिएंट्स हैं, क्या है आपके इनग्रेडिएंट्स? कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं आपके? सॉरी, सिलिका, अलुमिना, ओके, देन आपका लाइम, सिलिका, अलुमिना, लाइम और मैग्नीशिया। ये इस प्रकार से होते हैं। तो कितना होता है? 50 से 60% आपका होता है सिलिका, अलुमिना होता है आपका 20 से 30% ओसे, ओके, और जो आपका लाइम है वो होता है आपका 1 से 3%, सॉरी 5 से 10%, सॉरी, कितना होता है आपका? 5 से 10% आपका होता है लाइम, और मैग्नीशिया होता है आपका 1 to 3%। कोई दिक्कत? तो आपसे पूछा था कि 30% कौन सा होता है आपका? अलुमिना होता है ब्रिक में कंस्टिट्यूएंट उसका, ओके, तो आंसर होगा आपका अलुमिना। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर आपका 81 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैनाल डाइवर्जन हेडवर्क? कैनाल डाइवर्जन का हेडवर्क के लिए कौन सा इसमें से नहीं है? अंडर स्लुइस भी प्रोवाइड करता हूं मैं कैनाल हेडवर्क में। अंडर स्लुइस मतलब आपका वाल है, ये का स्लुइस के नीचे आपने क्या प्रोवाइड किया है? वॉल्व, तो उसको बोल दिया अंडर स्लुइस। फिश लेडर भी प्रोवाइड करते हो, कैनाल हेड रेगुलेटर भी प्रोवाइड करते हो, कैनाल फाल आप प्रोवाइड नहीं करते हो। कैनाल फ्राइड का, सॉरी, कैनाल जो फाल है आपका वो कहां प्रोवाइड करते हो आप? कैनाल फाल है जो आपका वो प्रोवाइड करते हो आप कहां पर? जब आपका ग्रेडियंट चेंज हो रहा हो, वर्टिकली आपका चैनल की क्या हो रही हो, पोजीशन चेंज हो रही हो, तो वहां पर आप कैनाल फाल प्रोवाइड करते हो। जैसे अभी आपका चैनल कुछ इस डायरेक्शन पर और इस हाइट पर फ्लो हो रहा है। अब यदि आपके ग्राउंड का लेवल जो आपका है कुछ इस प्रकार से हो गया है, तब आपको फ्लो कहां करवाना है? इस प्रकार से होगा, ओके। तो यहां पर आपका ये जो ग्रेडियंट चेंज हुआ है, अगर यह सडन आपका क्या होता है कि अगर फ्लो यहां पर कैरी होता है, यहां से फ्लो इस प्रकार से वेलोसिटी के थ्रू या स्पीड इसकी बढ़ जाएगा, तो यहां पर क्या हो सकता है? इरोजन हो सकता है। क्या हो सकता है? इरोजन हो सकता है। यहां से ये मिट्टी या जो भी आपका मटेरियल होगा ये उखड़ सकता है।
इरोड हो सकता है, तो उसके कारण क्या होगा, चैनल का आपका क्रॉस सेक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, सिल्टिंग हो जाएगा। तो इसको रिड्यूस करने के लिए आप क्या करोगे, धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करोगे, स्लोली क्या करोगे आप, या ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करोगे। ये रेपिड जो आपका फॉल हो रहा है, क्या हो रहा है आपका, रेपिडली फॉल हो रहा है, जिसके कारण इरोजन होगा। तो आप इसको क्या करोगे कि आपकी वेलोसिटी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो, वेलोसिटी क्या हो आपका, धीरे धीरे आए, आपका जो फ्लो है ग्रेजुअली आपका इंट्रोड्यूस हो। तो उसके लिए आप क्या प्रोवाइड करते हैं, एज अ चैनल, जो आपने ये चैनल प्रोवाइड किया है, या फिर इसका शेप रैंप, क्या बोलते हो आप, गाड़ी चढ़ाने के लिए आपने इस प्रकार से गाड़ी ऊपर चढ़ाना है, तो आप क्या करोगे, एज अ रैंप प्रोवाइड किया। इसी रैंप को आप पढ़ते हो एज अ कैनाल फॉल, जैसे आपने ओगी फॉल, रैपिड फॉल, ट्रेपेजोइडल नॉच फॉल इस प्रकार से पढ़े होंगे। तो किसके लिए, ग्रेडियंट चेंज करने के लिए। बट वो आपका क्या है, डाइवर्जन के लिए, हेड वर्क के लिए नहीं होता है कैनाल फॉल। तो आंसर कौन सा होगा, कैनाल डाइवर्जन के लिए कैनाल फॉल का यूज मैं नहीं करता हूं। ओके, देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, द थिन लेयर ऑफ सेप वुड बिटवीन सेप वुड एंड इनर बार्क इज कॉल्ड द लेयर। जो आपका वुड होता है, तो इस वुड में आपका पूछा है, ये होता है जनरली आपका पीथ, क्या होती है आपकी पीथ, ये आपका आउटर बार्क, ये होता है इनर बार्क, आउटर बार्क, इनर बार्क। इसके पास में जो आपकी लेयर होती है, क्या होती है आपकी, इस प्रकार से, तो वो कहलाती है आपकी सेप वुड। क्या कहलाएगा आपका ये, सेप वुड। और आपका इसके आसपास जो लेयर रहेगी वो कहलाएगी आपकी मेडुलरी रेज। कौन सी, मेडुलरी रेज। ओके, मेडुलरी रेज। और तो आपसे पूछा था, और ये होता है आपका इनर बार्क, और ये होता है आउटर बार्क, ये रहेगा आपका इनर बार्क। तो आपसे पूछा था कि जो थिन लेयर होती हैं सेप वुड और इनर बार्क के बीच में, सेप वुड और इनर बार्क के बीच में जो सेप लेयर होती हैं, उस लेयर को मैं क्या पढ़ता हूं, तो क्या पढ़ता हूं मैं उसको, मेडुलरी रेज। क्या पढ़ता हूं, मेडुलरी रेज। जो सेप वुड है, ये सेप वुड और ये आपका इनर बार्क, इन दोनों के बीच में जो आपकी यह लेयर है, इस लेयर को मैं क्या पढ़ता हूं, एज अ मेडुलरी रेज। आंसर होगा आपका मेडुलरी रेज। देन क्वेश्चन नंबर 83, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर इट कैन बी सेड दैट फ्लो थ्रू अ पाइप इज लेमिनार। जो रेनॉल्ड्स नंबर की आपको वैल्यू गिवन है, तो आप बताइए कि कौन सी वैल्यू इन ऑप्शन में से आपको बता रही है कि वो फ्लो कौन सा है, लेमिनार फ्लो है। कौन सा फ्लो है आपका, लेमिनार फ्लो। तो आप बोल सकते हैं कि इसमें से तो आपका लेमिनार फ्लो कोई सा नहीं हो रहा है। ओके, तो कोई ऑब्जेक्शन भी उठा सकता है, बट ये आंसर गलत नहीं है, ऑप्शन भी गलत नहीं है, एक तो है इसमें से। देखो, अगर आपका पाइप फ्लो होता है तो उसमें आपका रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन यदि 2000 हो तो आप बोलते हो लेमिनार। तो 2000 तो कहीं नहीं दिख रहा है आपको, तो आप क्या बोल दोगे कि ये तो है ही नहीं आपका कोई लेमिनार फ्लो। ओके, और यदि आपका रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 4000 हो तो उसको मैं पढ़ता हूं टर्बुलेंट फ्लो। क्या पढ़ता हूं मैं, टर्बुलेंट फ्लो। तो लेस देन भाई साहब लिखा है 2000, मतलब क्या, 2000 से 1999 भी आपका क्या होता है, कम है इससे। 2000 से कम आपका 1900 भी कम है, 1800 भी कम है। तो यदि आपको 1800 गिवन है तो क्या दिक्कत है। तो रेनॉल्ड्स नंबर यदि आपका 1800 है तो कौन सा फ्लो हुआ, लेमिनार फ्लो। तो आंसर होगा आपका 1800। Then question number 84, the external focusing analytic lens in tachyometric surveying is also known as। जो आपका एनालिटिक लेंस में यहाँ पर फिट करता हूँ टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग में या टेक्योमीटर में, तो जो आपका एनालिटिक लेंस होता है उसको मैं और क्या बोलता हूँ, वो बोला है आपसे। तो वो किसने दिया था आपको, पोरोज ने उसको इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए उसको मैं पोरोज टेलीस्कोप भी पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता हूँ मैं,
पोरोस टेलीस्कोप। एनालिटिक लेंस क्या होता है आपका, जो ऑब्जेक्टिव ग्लास और आई पीस जो होता है, ऑब्जेक्टिव जो आपका ये आई पीस होता है और ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव पीस होता है, इन दोनों के बीच में कहीं पर आपका क्या होता है, इन दोनों के बीच में आपका एनालिटिक लेंस फिट होता है। इसका यूज किसके लिए करता हूं, एनालिटिक टेलीस्कोप या एनालिटिक लेंस फिट होता है। और इसका यूज किसके लिए करता हूं मैं, स्टेडिया कांस्टेंट जो आपका एडिटिव कांस्टेंट आता है उसको क्या करना है, जीरो करना है, तो उसके लिए मैं एनालिटिक लेंस का उपयोग करता हूं। तो आपसे पूछा था कि उसको मैं क्या पढ़ता हूं, और उसको मैं पोरोस टेलीस्कोप भी पढ़ता हूं, पोरोस। देन क्वेश्चन नंबर 85, द सेकंड 20-year रोड प्लान इज आल्सो कॉल्ड एज, इसी पर बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से बेस्ड आपका क्वेश्चन, रोड प्लान से बेस्ड आपका जो नेक्स्ट या सेकंड शिफ्ट का पेपर है 9 दिसंबर का, उसी में भी पूछा गया था, तो उनको सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे। अभी आपसे पूछा है कि जो सेकंड 20-year रोड प्लान है उसको मैं कौन सा प्लान बोलता हूं, कौन सा सेकंड। तो फर्स्ट मेरा था नागपुर रोड प्लान, कौन सा, नागपुर रोड प्लान। फिर था आपका बॉम्बे रोड प्लान, और थर्ड था आपका लखनऊ रोड प्लान। ओके, इनका प्लानिंग ईयर जो था आपका 1943 टू 1963, 20 साल हो गए, 43 टू 63। बट ये हुआ क्या था कि आपका 2 साल पहले ही इसका जो टारगेट था कि 100 स्क्वायर किलोमीटर में कितना होना चाहिए आपका, 100 स्क्वायर किलोमीटर में 16 किलोमीटर की रोड लेंथ कम से कम होना चाहिए। तो टारगेट आपने पहले ही अचीव कर लिया 2 साल पहले, तो ये आपका 1961 में ही कंप्लीट हो गया। तो 1961 से आपका 1981 में फिर आया बॉम्बे रोड प्लान, और 1981 से 2001 तक आपका रहा लखनऊ रोड प्लान। ओके, तो सेकंड 20-year प्लान कौन सा हुआ आपका, बॉम्बे रोड प्लान। कौन सा हुआ, बॉम्बे रोड प्लान। इसमें क्या था आपका 32 किलोमीटर, अगर आपको डिस्टेंस देखना हो तो क्या लिखोगे, इसमें आपका टारगेट था 16 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितना, 16 किलोमीटर की कम से कम रेल लेंथ चाहिए थी आपको, रोड लेंथ। यहां पर आपको चाहिए 32 किलोमीटर टारगेट बढ़ा दिया कि जहां पर आप 16 हो गई है वहां पर कितना कर दो आप, 32 कर दो। कितना, 32। मतलब क्या करना था आपको, 16 तो पहले ही कर चुके होंगे आप, अब 16 और करना थी आपको। ओके, और इसमें था आपका 82। ये इस प्रकार से। ओके, तभी आंसर आपका है सेकंड 20 पूछा था आपसे, तो बॉम्बे रोड प्लान को ही मैं सेकंड 20-year रोड प्लान बोलता हूं। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। मास कर्व ऑफ रेनफॉल रिप्रेजेंट्स द प्लॉट ऑफ अगेंस्ट द टाइम, किसके अगेंस्ट वो रिप्रेजेंट करता है आपको, मास कर्व ऑफ रेनफॉल, तो किसके अगेंस्ट, अक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन या अक्यूमुलेटेड रेनफॉल अगेंस्ट द टाइम रिप्रेजेंट्स द मास रेनफॉल कर्व। तो किसके अगेंस्ट, अक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन। अक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन मींस बढ़ते हुए क्रम में और जोड़ते हुए आप चले जाओगे, उसको कम्युलेटिव करते जाओगे, एडिटिव करते हुए। ओके, तो अक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन। देन क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिल्डिंग फिनिश, बिल्डिंग फिनिश का कौन सा टाइप नहीं है। तो देखो, वार्निशिंग के थ्रू भी वार्निश देते हो आप, तो बिल्डिंग की जो फिनिशिंग हो जाती है, वॉल फिनिश हो जाती है, पेंट्स के थ्रू भी होती हैं, और पॉइंटिंग के थ्रू भी आप फिनिशिंग करते हो। वेल्डिंग के थ्रू आप जॉइंट प्रोवाइड करते हो, फिनिशिंग नहीं देते हो। ओके, तो वेल्डिंग आपका आएगा कि वेल्डिंग के थ्रू मैं फिनिशिंग नहीं करता हूं, बिल्डिंग फिनिश। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 88, डिक्रीज बाय 10% एग्रीगेट इन कॉन्क्रीट, तो इससे क्या चेंजेस आएगा, कैन डबल द श्रिंकेज, जो आपकी जो श्रिंकेज है कॉन्क्रीट में, जो श्रिंकेज होंगे वो आपके डबल हो जाएंगे, पहले जितने हो रहे थे उससे डबल हो जाएंगे। यदि आपने क्या कर दिया, 10% एग्रीगेट सिर्फ कम कर दिया तो आपके डबल हो जाएंगे श्रिंकेज कम। श्रिंकेज आपका क्या कर देगा, वो बढ़ा देंगे, मतलब डबल श्रिंकेज कर देंगे। देन क्वेश्चन नंबर 89, द सुटेबिलिटी ऑफ
stones for road construction by testing its hardness is evaluated by test। अगर मुझे इसके लिए रोड कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करना है, स्टोन की यूज करने वाला उनकी टेस्टिंग करना है, तो कौन सा टेस्ट किया होगा भाई साहब, मुझे क्या निकालना है, उसकी हार्डनेस निकालना है। उसके लिए क्या करूंगा मैं, घर्षण देखना है उसका, तो क्या करूंगा मैं कि उसमें कितना फ्रिक्शन डेवलप हो सकता है, तो किसके थ्रू निकालूंगा मैं, एब्रेशन टेस्ट के थ्रू। तो क्या हुआ आपका आंसर, एब्रेशन टेस्ट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ क्विक सैंड कंडीशन। क्विक सैंड कंडीशन में होता क्या है, या फिर कौन सा ऑप्शन इसमें से सही बता रहा है आपको। इट्स अ फ्लो कंडीशन इन क्लेई सॉइल, यह फ्लो में होता है क्या, और दूसरा क्या होता है कि इन दिस फ्लो कंडीशन सोइल कैन सपोर्ट द लोड। अगर क्विक सैंड कंडीशन बन जाती हैं तो सोइल क्या लोड बियर करने लग जाती हैं क्या, नहीं भाई साहब, उसकी रिड्यूस हो जाती है और लगभग वो जीरो हो जाती है, क्योंकि दलदल जैसी कंडीशन बन जाती है। क्विक सैंड कंडीशन मतलब दलदल जैसा आपका मर्शी लैंड बन जाना, तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाएगी, शेयर स्ट्रेंथ बहुत कम, क्या जीरो ही हो जाएगी। ओके, तो ए और बी दोनों गलत हैं। सबमर्ज्ड वेट ऑफ सोइल इज ग्रेटर देन सीपेज प्रेशर, तो ये भी नहीं होगा। इफेक्टिव स्ट्रेस इज रिड्यूस्ड टू जीरो, क्या हो जाएगा आपका, इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस्ड टू जीरो। सिग्मा बार, इफेक्टिव स्ट्रेस बोलता हूं, इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा माइनस यू। सिग्मा मतलब टोटल स्ट्रेस, यू मतलब पोर वाटर प्रेशर, या जो सोइल के अंदर पोर है उसके कारण जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे वो पोर वाटर प्रेशर, और स्ट्रेसेस क्या हो गए, जो सोइल के ग्रेन्स हैं, सोइल के ग्रेन्स के कारण जो स्ट्रेंथ मिलेगी वो आपके कहलाते हैं टोटल स्ट्रेस। ओके, तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, उस सोइल में आपने, या जो आपका सैंड है, इस सैंड में आप पानी फिल करते गए और इसमें क्विक सैंड कंडीशन बन गई, दलदल जैसे मर्शी दलदली भूमि बन गई। तब क्या हुआ, उसमें सब जगह पोर्स में आपका यू बन गया, क्या बन गया, यू बन गया। तब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये जो सिग्मा की वैल्यू है, सोइल की स्ट्रेंथ है, वो धीरे धीरे किसके, कोर्स टाइप की सोइल या फिर आपका सैंड है उसमें। फॉर अ हाईवे क्वेश्चन नंबर आपका 91 है, उसका क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे कि फॉर अ हाईवे प्रोजेक्ट प्रीलिमिनरी सर्वे इज डन फॉर। जो आपका हाईवे प्रोजेक्ट होता है उसमें प्रीलिमिनरी सर्वे में किसके लिए करता हूं, क्वालिटी कंट्रोल के लिए, या डिजाइन डिटेल्स ऑफ एम्बैंकमेंट के लिए, या टोपोग्राफी को फाइंड आउट करने के लिए, या प्रिपरेशन ऑफ सबग्रेड। तो मैं जो प्रीलिमिनरी सर्वे होता है पेमेंट का, उसको करता हूं टोपोग्राफी देखने के लिए, किस रोड पर या जिस साइट पर, जिस डायरेक्शंस पर में रोड कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं वहां पर उसकी टोपोग्राफी क्या है वो फाइंड आउट करते हो आप, और उसके सोइल की कैपेसिटी क्या है, उसका सोइल का नेचर क्या है, टाइप ऑफ सोइल क्या है, ये सभी आप देखते हो किसमें, प्रीलिमिनरी सर्वे में। देन क्वेश्चन नंबर 92, फॉर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीवेज इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। स्मॉल क्वांटिटी जो सीवेज की होती है उसके लिए कौन सा अप्रोप्रिएट है इसमें से, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, मिक्स्ड फ्लो पंप्स, रेसिप्रोकेटिंग पंप्स, या न्यूमेटिक इजेक्टर्स। तो जो आपका न्यूमेटिक इजेक्टर होता है, न्यूमेटिक इजेक्टर एज अ पंप का टाइप है, इसके थ्रू क्या होगा आपका, वैक्यूम क्लीनर देखा ही होगा आपने, क्या होगा, वैक्यूम, मतलब ये वैक्यूम जनरेट कर देता है, मतलब ये सक कर लेगा उस सीवेज को, क्या कर लेगा, ये खींच लेगा, तो उसको बोलते हो आप न्यूमेटिक इजेक्टर। इसका उपयोग करता हूं मैं किसके लिए, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीवेज को आपको डिस्चार्ज करना है अगर, तो आंसर क्या होगा, न्यूमेटिक इजेक्टर्स। देन क्वेश्चन नंबर 93 क्या पूछा था कि द प्लंगर वेट इन विकेट एपरेटस इज। विकेट एपरेटस जो मैं यूज करता हूं उसमें प्लंगर का वेट कितना होता है, तो प्लंगर पहले विकेट एपरेटस पता होना चाहिए कि किसके लिए यूज करते हो आप, तो विकेट एपरेटस में कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करने के लिए यूज करता हूं। कंसिस्टेंसी किसकी, सीमेंट की, और उसका इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम भी मैं विकेट एपरेटस से फाइंड आउट कर लेता हूं। तो उसमें आपसे वेट पूछा है, तो वेट कितना रहता है आपका प्लंगर का, 300 ग्राम, कितना होता है, 300 ग्राम, तो आंसर होगा आपका 300 ग्राम सम। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 94, वॉल्यूम मेजरमेंट कैन बी डन यूजिंग विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। किस मेथड से मैं वॉल्यूम को मेजर करता हूं, स्फेरिकल फार्मूले से, डबल मेरिडियन फार्मूले से, सिम्पसन रूल से, या फिर मेरिडियन फार्मूला से। तो आपका जो सिम्पसन रूल है या जो सिम्पसन फार्मूला है उससे मैं वॉल्यूम मेजर करता हूं। देन क्वेश्चन नंबर 95,
डिस्चार्ज फ्रीक्वेंसी कर्व DFC फॉर अ गिवन स्ट्रीम इज अ प्लॉट बिटवीन, किसके बिटवीन में ये प्लॉट रिप्रेजेंट करते हो, और डिस्चार्ज फ्रीक्वेंसी कर्व किस में यूज करते हो आप, ये करते हो आप आपका जो प्रेसिपिटेशन है उसका रेनफॉल है उसका रिटर्न पीरियड फाइंड आउट करने के लिए आप डिस्चार्ज फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करते हो, किसके बीच में, स्ट्रीम फ्लो एंड परसेंटेज प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लो। तो आंसर होगा आपका कि द डिस्चार्ज फ्रीक्वेंसी कर्व फॉर अ गिवन स्ट्रीम इज अ प्लॉट बिटवीन स्ट्रीम फ्लो एंड परसेंटेज प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लो। देन क्वेश्चन नंबर 96, क्या है क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड इन द इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर्स। कंटूर का इंटरपोलेशन करने के लिए मैं कौन सी मेथड यूज नहीं करता हूं। ओके, तो कौन कौन सी करते हो आप, एस्टिमेशन करते हो आप, ग्राफिकल मेथड भी करते हो और एरिथमेटिक मेथड भी आप कंटूर का एस्टिमेशन करने के लिए करते हो, बट जियोमेट्रिक मेथड आप यूज नहीं करते हो। तो आंसर होगा आपका 96 का जियोमेट्रिक मेथड। देन क्वेश्चन नंबर 97, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ अ सर्कुलर चैनल इन विच फ्लो ऑफ फ्लूइड इज अंडर प्रेशर। यदि आपका अंडर प्रेशर सर्कुलर चैनल में फ्लो हो रहा है तो उसके लिए आप हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कितना रखते हो, तो कितना रखते हो आप, D/4। कितना रखना है आपको, D/4। D क्या है आपका, डायामीटर या उसका व्यास है, उस चैनल का व्यास है आपका D, तो D/4 कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ सर्कुलर चैनल। देन क्वेश्चन नंबर 98, क्या पूछा है आपसे कि द अलाउड शिफ्ट ऑफ अलाइनमेंट एज पर इंडियन कोड ऑन ब्रिज। ब्रिज पर आपको जो शिफ्ट देना है, किसके लिए शिफ्ट कहां देते हो आप, ट्रांजिशन कर्व में। तो ट्रांजिशन कर्व की जो शिफ्ट है वो कितना रिकमेंड किया है IRC ने, इंडियन रोड कांग्रेस ने, तो कितना किया है, ±25 mm आपका उसमें एरर या चेंजेस हो सकते हैं शिफ्ट में। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 पूछा था आपसे कि द कोड बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर वाटर सप्लाई, ड्रेनेज एंड सैनिटेशन इज कवर्ड इन द कोड। आपका जो वाटर सप्लाई है, ड्रेनेज और सैनिटेशन, ये सभी टर्म्स किस कोड में कवर की गई हैं, IS 1243, IS 800, IS 1172 या फिर IS 456। तो इसमें से दो कोड तो आपको पता ही होंगे, IS 800 एंड IS 456। किसके लिए है ये, IS 456 आपका RCC के लिए है और ये आपका स्टील डिजाइन करने के लिए, स्टील स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए। IS 1243, IS 1243 ये टेक्सटाइल या जो खादी के मटेरियल्स रहते हैं, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा से रिलेटेड या जो खादी के मटेरियल हैं उससे रिलेटेड कोड है ये, खादी से। ओके, और जो आपका नेक्स्ट है IS 1172, ये है आपका सैनिटेशन, वाटर सप्लाई और आपका ड्रेनेज पर बेस्ड, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज एंड सैनिटेशन। तो आंसर कौन सा हुआ आपका, IS 1172। देन लास्ट क्वेश्चन है आपका 100, क्या पूछा था 100 क्वेश्चन आपसे कि द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ अ नॉर्मल स्लो सेंड फिल्टर वेरीज फ्रॉम, कहां से कहां तक आपका स्लो सेंड फिल्टर का क्या रहता है आपका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन सॉरी, कितना रेट ऑफ फिल्ट्रेशन मीन्स आपसे पूछा है डिस्चार्ज, तो कितना होता है किसका, स्लो सेंड फिल्टर का। तो कितना होता है स्लो सेंड फिल्टर का आपका 100 to 200, 100 to 200 लीटर पर आवर पर स्क्वायर मीटर एरिया पर, कितना रहेगा, लीटर पर आवर पर स्क्वायर मीटर एरिया पर। ओके, तो ये आपका 9 दिसंबर 2020 में जो फर्स्ट शिफ्ट या मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था आपका वो सॉल्व होता है, एनालाइज होता है।
वीडियोस यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए, लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए नेविगेट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ यदि आप इन पेपर्स की पीडीएफ फाइल, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एग्जाम अपडेट्स या आपके कोई डाउट्स या क्वेरीज आती हैं तो आप हमसे नेविगेट इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करके, ज्वाइन करके भी आप डाउट पूछ सकते हैं, पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दिया जाए कि यदि आप गेट, यूपीएससी या स्टेट्स एई, दैट इज एमपीपीएससी एई या फिर आप अदर स्टेट्स एई ले लीजिए, जिसमें आपका सीपीएम सब्जेक्ट, दैट इज कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट, जो एक इंपॉर्टेंट और एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसी सब्जेक्ट को हम इसी प्लेटफॉर्म पर मींस नेविगेट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर ऑन स्क्रीन करेंगे। तो बने रहिए आप नेविगेट चैनल के साथ में। वीडियोस यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो जरूर लाइक कीजिए, नेविगेट चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू टू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।